ठीक है। अब ये अनुभव में तेरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, पहले एक चीज बताओ मुझे, ठीक है। ये वैसे इसने लिख ही दिया है, ठीक है। ठीक है, सुनना कि मान लो तुम बताओ, तुम गैस करो तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारा डीएनए कितना परसेंट मैच करता है, बताओ। तुम ये दिमाग लगा लेना कि तुम अपने फादर से या फिर मदर से कितना अलग दिखते हो, ठीक है। अब तुम अंदाजा लगाओ कि तुम्हारे फादर और तुम्हारे मतलब क्या नाम है मदर से तुम कितना डिफरेंट, मतलब तुम्हारा डीएनए कितना मैच करता होगा। चलो मैं एक एस्टिमेट लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हैंड रेस करो जिनको लगता है 50% से अबव, हैंड रेस करो जिनको लगता है 50% से अबव हमारा पेरेंट्स का और हमारा डीएनए मैच करता है, जिनको लगता है 50% से अबव। सोनिया, अभिषेक, भूमिका, विशाल, तन्मय, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। और जल्दी करा करो तो मैं पूछता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को लग रहा है। अच्छा चलो अब हैंड डाउन कर लो, ठीक है। जिन्होंने ब्लू वाला वो करा ना वो तो हैंड डाउन ही कर लो अपने आप, ठीक है। अब दोबारा बताना, तुम में से कितनों को लगता है, सीधा मैं 70% ले लेता हूँ, कितनों को लगता है कि 70% से भी ज्यादा मैच करता है हमारा फादर का और हमारा डीएनए, बताना जरा। एक, भूमिका और लविश, ऋषभ, शिवम, कार्तिक, मतलब थोड़े थोड़े और कम हो गए हाथ, ठीक है। सचिन, ठीक है। सोनिया, ठीक है। शिवम, नेहा, ठीक है, ठीक है। अब चलो एक और सीधा आ जाते हैं, 90% किसको लगता है कि 90% डीएनए हमारा मैच करता है हमारे पेरेंट्स से, अब बताना जरा। पहले हाथ नीचे कर लेना, दोबारा खड़ा करना, ठीक है। 90% और कम हो गए वैसे हाथ, ठीक है। चलो अब सारे हैंड डाउन कर दो, ठीक है। सारे हैंड्स डाउन कर दो, ठीक है। तुम्हारे पास ऑप्शन आ रहा होगा, सर ठीक है। एक सेकेंड बिल्कुल, एक सर सेकेंड एक क्वेश्चन। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, ठीक है। अब एक चीज और सुनो, तुम में से कितनों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स और हमारा डीएनए 98% से भी ज्यादा मैच करता है, अब ये बताओ। 98% बोल रहा हूं मैं कि हमारा और हमारे पेरेंट्स का डीएनए 98% से भी ज्यादा मैच करता है। सचिन, सृष्टि, विशाल और बस मुकुल, ठीक है। और 4 से 5 बच्चे, अभिषेक, ठीक है। बाकी मुझे दिख नहीं रहा, मुझे डाउन करना पड़ेगा वो, ठीक है। ठीक है, तो मैंने डाला है कि जिसको 50% से भी लेस लगता है, 50% से लेस नहीं होता, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ कितना होता है, ठीक है। तो अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से। अब मैं बताता हूँ, तुम्हारा डीएनए और तुम्हारे पेरेंट्स का डीएनए पता है कितना परसेंट मैच करता है? 99.9% मैच करता है। समझ में आ रहा है? सिर्फ वो एक 0.1% है, 0.1 से भी कम होता है वो एक्चुअल में। मान लो 0.1 है, 0.1% है, जिसकी वजह से तुम इतना डिफरेंशिएटेड दिखाई देते हो अपने पेरेंट्स से। वो क्या नाम है, बॉडी स्ट्रक्चर में, ब्लड ग्रुप में, बॉडी हेयर कलर में, या फिर तुम्हारी आदतों में भी। आदत का मतलब जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स काम करते हैं। आ रहा समझ में मैंने क्या बोला? अच्छा अब इस चीज को छोड़ दो, अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। बनाना होता है, बनाना, केला, केले का जो डीएनए होता है ना, और जो हमारा डीएनए होता है, मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हर एक के अंदर सेल होता है, हर एक के अंदर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम नंबर अलग अलग हो सकता है, वो बात अलग है, छोड़ो। जो बनाना है ना, मतलब केला है, उसका जो डीएनए होता है ना, और जो हमारा डीएनए, पता है कितना परसेंट मैच करता है? 50% से ज्यादा मैच करता है। अब सोचो 50% डीएनए और हमारा क्या ना, हमारा डीएनए, बनाना का डीएनए मैच कर रहा है, तो सोचो फिर भी कितने ज्यादा अलग है हम दोनों। तो सिंपल सी मतलब ये है कि एक 0.1% चीज भी इतने ज्यादा डिफरेंशिएट कर सकती है। आया समझ मैंने क्या बोला? बिल्कुल, एक सेकंड रुक जा भाई। एनिमल्स में जो पेरेंट्स के फीचर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट टाइगर चिल्ड्रन लुक्स 95% सिमिलर। तो सर आपका क्वेश्चन तो यहीं पे फेल हो गया, मैंने बता दिया 99.9% सिमिलर। अभी आया समझ में मैंने क्या बोला? अब पूछो बिल्कुल। सर जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि मतलब कितने परसेंट सेम दिखते हैं, सर उसमें जो आपने परसेंट बताई थी वो फादर और मदर की मिक्स परसेंट थी। पेरेंट्स बोल रहा हूँ मैं, चाहे फादर से ले ले चाहे मदर से ले ले, वो 99% सर ही आपने होगा। एक बार फादर ही बोल दिया था ना सीधा, इसलिए पेरेंट्स पूछा बोल मैंने। रहा हूँ मैं। अभी ठीक है, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसका मतलब हाँ सोच लो। ठीक। हाँ ठीक है, सोचो कि जब वो 99% अगर मैच कर रहा है, 99 लगा लेते हैं, ठीक है। जब वो 99% मैच कर रहा है और फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अब उसमें कोई दिक्कत हो गई है, तभी वो पूरा मैच नहीं हो रहा, तो सोचो अगर वो ज्यादा परसेंट की गलती कर देता तो क्या होता? अगर वो ज्यादा परसेंट की गलती कर देता तो पता है क्या होता? तुम जिंदा ही नहीं होते। क्यों नहीं होते वो अब इस कॉन्सेप्ट में पढ़ना है, वो इस टॉपिक में पढ़ना है। अब सुनना जरा ध्यान से, मैं दोबारा उसी पे चलता हूँ जहाँ से स्टार्ट करा था। इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का याद रखना, मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। सुनना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी दोबारा बोल देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमारा डीएनए 99.9% तक मैच करता है, अगर उससे कम मैच कर रहा होता तो क्या होता? तो मैंने आंसर दिया है कि हमारी डेथ हो जाती।
समझा मैंने क्या बोला? अब तुम क्वेश्चन तो ये अभी क्वेश्चन यही है कि डेथ कैसे हो सकती है, तो अब हम उसका आंसर ढूंढेंगे, लेकिन पहले वही कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो सुनना, हमने लास्ट सेशन तक क्या पढ़ा था? लास्ट सेशन में ये पढ़ा था कि भैया हमारे सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हजारों सेल हैं, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, हर सेल के अंदर क्रोमेटिन फाइबर है, हर फाइबर अपने आप को अरेंज करता है, क्रोमोसोम बनाता है, हर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और हर डीएनए पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसका नाम है जीन, और वो जीन ही है जो तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे अंदर इंफॉर्मेशन लेकर आता है। आया समझ में मैंने क्या बोला? अब होता क्या है? होता ये है कि अब देखो तुम्हारी बॉडी के अंदर जीन इंफॉर्मेशन लेकर आ गया, समझ में आया मैंने क्या बोला? बॉडी का मतलब जब तुम जाइगोट स्टेज में होते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। आया समझ मैंने क्या बोला? इन्फॉर्मेशन जैसे जाइगोट के अंदर आती है ना, वो आगे इन्फॉर्मेशन कैसे पढ़ती है, इस चीज को समझना जरा ध्यान से। देखो, इन्फॉर्मेशन आई, इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ी और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई। आया तक समझ में मैंने क्या बोला? अब सुनना जरा ध्यान से। इन्फॉर्मेशन जैसी ट्रांसफर होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, मतलब जो जाइगोट है उसकी बॉडी क्या करती है, उसकी बॉडी उन इन्फॉर्मेशन से, मतलब जो जीन इन्फॉर्मेशन लेकर आया है उस इन्फॉर्मेशन से क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। दिमाग लगाना जरा मैं क्या बोलता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन से क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से है? इन्फॉर्मेशन आई है, पेरेंट का सेल था, ठीक है, मान लो फादर है, फादर का सेल था, फादर के सेल के न्यूक्लियस था, फादर के सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर था, और उस क्रोमेटिन फाइबर से डीएनए था, क्रोमोसोम से डीएनए, उस डीएनए में एक जीन रखा हुआ था जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया तुम्हारे पास। समझाया मैंने क्या? इसके अंदर फादर की बॉडी से एक जीन निकल कर आया जिसके पास इन्फॉर्मेशन है फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स की। समझाया मैंने क्या बोला? एग्जैक्ट, मान लो तुम्हारे फादर का हेयर कलर ब्लैक है तो उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि हेयर कलर ब्लैक बनाना है। फादर की आई कलर मान लो ब्राउन है तो उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी फादर के आई कलर क्या है, ब्राउन होना चाहिए। समझाया? वो सारी इन्फॉर्मेशन, ब्लड ग्रुप वगैरह वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा और उस जीन के अंदर है। समझाया मैंने क्या बोला? अब वो जीन आया, समझाया मैंने क्या बोला? वैसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर मदर से भी एक जीन लेकर आया। समझाया मैंने क्या बोला? अब दोनों में ये देखा जाएगा कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, और उसका मतलब मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कौन अपना असर दिखाएगा कौन अपना असर नहीं दिखाएगा। समझाया मैंने क्या बोला? याद रखना, ये टोटल कैरेक्टरिस्टिक के लिए नहीं होता, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के लिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेयर कलर के लिए मदर का कैरेक्टरिस्टिक जीत गया, मान लो आई कलर के लिए फादर का कैरेक्टरिस्टिक जीत गया, तो मिक्स हो सकता है। समझाया मैंने क्या बोला? कभी कभी मिक्स भी हो जाता है, वो अलग केस है, जैसा कि मुकुल ने बोला। आया तक समझ में मैंने क्या बोला? चलो ठीक है, अब सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, सारी इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो चुकी है। अब क्या होता है, उस जीन से प्रोटीन बनाया जाता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए प्रोटीन काम करेगा। तुम्हारी आंखों का कलर अगर ब्लैक है ना, तो वो ब्लैक कलर सिर्फ एक रीजन की वजह से है, क्योंकि उस प्रोटीन ने ब्लैक की इन्फॉर्मेशन दी है। आया समझ में मैंने क्या बोला? अगर वो प्रोटीन एक सेकेंड, अगर वो प्रोटीन ये इन्फॉर्मेशन देता कि भाई आंखों का कलर ब्राउन होना चाहिए, तो वो प्रोटीन पर डिपेंड कर रहा है। प्रोटीन अगर ब्राउन कलर कोड करेगा तो तुम्हारी आंखों का कलर ब्राउन होगा। सारी चीजों के लिए साथ है, ब्लड ग्रुप, बॉडी स्किन, बॉडी कलर, हेयर कलर, सबके साथ है। मैं आई कलर लेता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। अगर उस प्रोटीन ने डिसाइड कर लिया कि तुम्हारी आंखों का कलर ब्राउन होना चाहिए तो ब्राउन होगा। उसने अगर कोड करा ब्लैक के लिए तो तुम्हारी आई कलर ब्लैक होगा। अगर उसने कोड कर दिया ब्लू के लिए तो तुम्हारी आई कलर ब्लू होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? वो प्रोटीन कोड कैसे करेगा भाई? वो प्रोटीन खुद कोड हुआ है जीन से, और जीन कहां से आया है? फादर या मदर से। आ गई ना बात अब वही वाली कि फादर और मदर से जीन आया, वो इन्फॉर्मेशन देगा प्रोटीन बनाने के लिए, और वो प्रोटीन इन्फॉर्मेशन कोड करेगा कि तुम्हारे आंखों कलर कैसा होगा। तो सिंपल सी बात होगी ना, हमारे पेरेंट्स पर डिपेंड कर रही है इन्फॉर्मेशन। समझ आया मैंने क्या बोला? लेकिन अभी तक ये आंसर नहीं मिला कि अगर गलती हो जाएगी तो हमारी डेथ कैसे हो जाएगी। तो सुनो, अब देखना जरा ध्यान से यार, हमारी बॉडी की मशीनरी है ना, हमारी का मतलब जाइगोट की बात चल रही है, पेरेंट्स की बात नहीं चल रही है। हर जाइगोट की मशीन, जो सेल की मशीनरी होती है ना, वो उसी हिसाब से काम करती है। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मशीन है जो डाई बनाती है, जो इसके हिसाब के मार्कर्स बनाती है। लेकिन मेरा कभी किसी दिन मन करा कि मुझे इस साइज का मार्कर बनाना है, तो क्या ये वाली मशीन इसको बना पाएगी? नहीं। अगर मैं चाहता हूँ इस वाली मशीन ये वाली बने, तो अगर मैं बनाने की जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मशीन खराब हो जाएगी, लेकिन बन नहीं सकती। आया समझ में मैंने क्या बोला? अब चलो इसी चीज को हमारी बॉडी से रिलेट करते हैं। सुनना, हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी के पास अपनी मशीनरी है, ठीक है। बाहर से एक इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारी बाइक में पेट्रोल डलता है। समझाया मैंने क्या बोला? हमारी बाइक की जो मशीन है वो इसी तरीके से डिजाइन है कि उसके अंदर पेट्रोल डले। समझाया मैंने क्या बोला? उसके अंदर यही फंक्शन है, मतलब मशीन तभी काम करेगी जब उसके पास पेट्रोल आएगा, क्योंकि वो उसको रिकॉग्नाइज करता है और वैसे ही काम करता है। तुमने किसी दिन क्या करा, तुमने डाल दिया उसके अंदर डीजल। समझाया मैंने क्या बोला? तो काम करेगी क्या? नहीं। चलो डीजल में एक बार के लिए कर भी जाए, लेकिन तुमने किसी दिन पता क्या डाल दिया? सरसों का तेल डाल दिया। तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुमने सरसों का तेल उठाया डाल दिया। समझ आया? अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से। अगर मैं सरसों का तेल डाल देता हूँ, दिमाग लगाना, अगर मैं सरसों का तेल मतलब मस्टर्ड ऑयल डाल देता हूँ, तो क्या मशीन काम करेगी? नहीं, उल्टा खराब हो जाएगी।
है कि नहीं, क्योंकि उसके वो बनी हुई है सिर्फ पेट्रोल के साथ काम करने के लिए। सेम एग्जैक्ट हमारी बॉडी के साथ है। मेरी बॉडी में हर जो मशीनरी है ना वो इस तरीके से डिजाइंड है कि जो बाहर से इंफॉर्मेशन आएगी ना वो उसके साथ काम करेगी, लेकिन जो बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें इतनी ज्यादा दिक्कत थी, मतलब डीएनए गलत कॉपी हुआ है, ठीक है। गलत डीएनए कॉपी होगा तो गलत टाइप ऑफ जीएनए वो जीन आएगा, और गलत टाइप ऑफ जीन आएगा तो वो गलत तरीके का प्रोटीन बनाने की कोशिश करेगा, है ना। अब जब गलत तरीके का प्रोटीन बनाने की कोशिश की जाएगी तो मशीनरी जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल, बाकी जो चीजें हैं, ठीक है, ईआर, ये सब रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि नहीं भाई ये हमारा बंदा नहीं है ना। और अगर उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हमारा बंदा नहीं है तो उसको पता है क्या करेंगे, उसको हटाने की कोशिश करेंगे, और हटाने के चक्कर में क्या करेंगे, वो सेल को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, जिसके चक्कर में सेल क्या होता है, मर जाता है। और अगर एक सेल की डेथ हो गई तो भाई साहब हम ज़ायगोट स्टेज में ना एक सेल के ही होते हैं। अभी हम करोड़ों सेल के, अरबों सेल के, लेकिन हम जब ज़ायगोट स्टेज में होते हैं तो हम एक ही सेल के होते हैं, या फिर मैक्सिमम 2 सेल के हो गए, ठीक है। जब हम 2 सेल के हैं तो अगर वो सेल ही मर जाएगा तो क्या बॉडी ऑरिजिनेट होगी, नहीं। अभी आया समझ में मैंने क्या बोला। तो जब डीएनए कॉपी होता है तो एक माइनर से माइनर गलती भी मायने रखती है। आया समझ में मैंने क्या बोला, पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसका क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर जरा सी ज्यादा मिस्टेक हो जाती है तो सेल जिंदा नहीं रहता और डेथ हो जाती है, क्यों। अब इसका सिंपल आंसर हमारे पास आ गया कि उसके आसपास की मशीनरी उसके साथ डिजाइन नहीं है काम करने के लिए। पेट्रोल की मशीन पेट्रोल के साथ काम करने के लिए डिजाइंड है, डीजल की मशीन डीजल के साथ काम करने के लिए डिजाइंड है, सीएनजी की मशीन सीएनजी के साथ काम करने के लिए डिजाइंड है। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला। वैसे ही हर एक तरीके की वो जो जीना इन्फॉर्मेशन लेकर आए, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए अलग तरह के डिजाइन है। अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो डिजाइन नहीं है, उसको रिजेक्ट कर देगा, और रिजेक्ट करेगा तो डेथ हो जाएगी। और अगर सेल की डेथ हो जाएगी तो बॉडी ऑरिजिनेट कहाँ से होगी। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो अब तुम्हें ये समझ में आ गया, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि हम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि कॉपी होते समय कुछ गलती हो जाती है, और कुछ गलती की वजह से वो सेल, चलो मान लो जिंदा रह भी गया, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल 99% हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से मैच करती है, ठीक है, लेकिन 95 से नीचे जाता है तो डेथ होती है, तो क्या पता वो 96, 97, 98 पे रुक गया हो। आया समझ मैंने क्या बोला। इसीलिए हम एग्जैक्ट पेरेंट्स की तरह दिखाई नहीं देते, ठीक है, लेकिन हमारी डेथ भी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि इतनी ज्यादा दिक्कत भी नहीं हो रही थी कि वो सेल को मार दे, लेकिन इतनी दिक्कत जरूर हुई थी कि पेरेंट्स की तरह ना दिखाई दे। समझ में आया मैंने क्या बोला। और ये दिक्कत हुई क्यों है, तो यार मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा सेल भी क्या एक मशीन है, और मशीन से गलती बिल्कुल होती है। हमारी बॉडी भी तो एक मशीन है, तुम भी तो कितनी सारी गलती करते हो। आया समझ में मैंने क्या बोला, ठीक है। तो मशीन से गलती होगी। इसीलिए डीएनए कॉपी होते समय क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो दिक्कत कर देता है। भैया इज इट पॉसिबल टू गेट आइडियल zygote, आइडियल फीचर एज पेरेंट्स। इट इज पॉसिबल बिकॉज ओनली बाय द आर्टिफिशियल, क्या नाम है, आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड मैनर। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको आर्टिफिशियली कंट्रोल कर रहा हूँ। समझ में, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मतलब इस चीज को बैन कर दिया था। एक चीज आई थी सर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन से होता है। टोटल सर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, म्यूट कर लो, ऑर्डर नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, शिवम इधर ध्यान दे ले, इधर, ठीक है, अनम्यूट कर या फिर अपने आप को, या फिर एग्जिट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए वहां से, ठीक है। और पहले तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन अलग तरीका है, ठीक है। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन में भी एरर्स होती हैं, ठीक है। एक बनाया गया था, मतलब कुछ साल पहले कॉन्सेप्ट लाया गया था डिजाइनर बेबी। अब तुम्हें लगे ये क्या होता है, डिजाइनर कपड़े सुने थे, ठीक है, लेकिन उसको बैन कर दिया गया। डिजाइनर बेबी में क्या होता था, डिजाइनर बेबी में हम जो इन्फॉर्मेशन चाहते थे ना, तो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते थे ज़ायगोट के अंदर, और वो उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन आती, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेरेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बेबी हो उसकी ब्लू आइज हो। समझा मैंने क्या, और ये पॉसिबल था, ठीक है, अभी भी है, लेकिन इस चीज को बैन कर दिया, ठीक है। और मान लो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बेबी हो वो एक बढ़िया फुटबॉलर हो, ठीक है। तो फुटबॉलर होने के लिए क्या खासियत होनी चाहिए कि उसके पैरों के अंदर मसल्स अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग मसल्स होनी चाहिए। समझ में आया। तो ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन ना मैं उस साइंटिस्ट को बताऊंगा, ठीक है, वो उस तरीके से बेबी को डिजाइन करेगा, और जो बेबी बॉर्न होगा उसके पास ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होगी। लेकिन इसको बैन क्यों कर दिया, बैन इसलिए कर दिया क्योंकि वो ज्यादा एडवांसमेंट आ जाएगी, और ज्यादा एडवांसमेंट आ जाएगी तो दिक्कत होगी। तुमने देखा होगा कई सारी मूवीज में कि वो एक सुपर हीरो को बनाते हैं और वो सुपर हीरो ही उनके साथ दगाबाजी कर देता है ना। तो यही वाला असलियत में ना हो जाए, वो तो मूवीज है, इस वजह से इन चीजों को बैन कर दिया गया। समझाया मैंने क्या बोला, ठीक है, खत्म। तो समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। अब समझ में आ गया होगा तुम्हें कि हम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह क्यों नहीं दिखाई देते। तो इसका सिंपल सा आंसर दोबारा बोल रहा हूँ, ये है, एक सेकेंड,
हमारे देखो ऑनलाइन क्लास में ना भाई, मेरे भाई, ऑनलाइन क्लास में एक ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि लाइव क्लास में क्या होता है, डाउट क्लियर करना बहुत जल्दी हो जाता है पॉसिबल, ठीक है। लाइव क्लास में दिक्कत ये है कि अगर एक बार एक बच्चा अनम्यूट करता है ना अपने आप को, तो 5 मिनट लग जाते हैं उसके अंदर, समझा रहा है, समझो 3 से 4 मिनट तो लगते ही लगते हैं, और 3 से 4 मिनट बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देते हैं, ठीक है। तो अगर जेन्युइन डाउट है तो एक बारी में पूछा करो, ठीक है। अब तूने कम से कम 3 से 4 बार अपने आप को अनम्यूट कर लिया एक ही क्लास में, एक ही सेशन में, तो ये दिक्कत है, प्लीज, ठीक है। डाउट पूछने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम्हारा चैप्टर से एक्स्ट्रा रिलेटेड डाउट है तो पूछो, ये भी मना नहीं कर रहा, लेकिन एक बार में ही पूछा करो, ताकि एक बार अनम्यूट हो तो मैं लगातार आंसर देकर अपना आगे बढ़ जाऊँ। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मैं बाकी टीचरों के बारे में नहीं बोल सकता, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं एक कंसंट्रेशन से पढ़ाता हूँ और एक लगातार मैनर में पढ़ाता हूँ, ठीक है। और लगातार मैनर का मतलब है मैं एक सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता होता है कि इसके बाद मेरे को क्या पढ़ाना है, उसके बाद क्या बोलना है, ठीक है। तो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक हो जाता है तो मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, तुम्हारा आधा टॉपिक छूट जाएगा, एक आधा टॉपिक स्किप भी हो जाएगा, वो मेरे को तो आता है, मेरे दिमाग में तो है, लेकिन पढ़ाना भूल जाऊंगा, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो प्लीज मुकुल भाई साहब या फिर जिसने बोला था, एक बारी में खत्म कर दिया करो अपने डाउट को। चलो अब बोलियो, एक मिनट रुक जाओ बस। भैया बहुत अच्छे बच्चे अपने पेरेंट्स से लंबे होते हैं, अरे वो इन्फॉर्मेशन यार, इन्फॉर्मेशन, तेरे पास तेरे फादर है मान ले, ठीक है, उनकी हाइट मान ले 6 फीट है, बस बहुत ज्यादा 6 फीट, मान ले 6 फीट है, समझाया मैंने क्या होगा, और मान ले फॉर एग्जांपल तेरी हाइट 6'4" है, क्या हुआ होगा, तो वो जो प्रोटीन आया था ना हाइट वाला, उसने दिक्कत कर दी, ठीक है, क्या पता तेरी 5'6" ही रह जाए, तो उस डीएन उसने दिक्कत कर दी, उस प्रोटीन ने दिक्कत कर दी, आया समझ मैंने क्या बोला, तो ये दिक्कत है, हाइट इसलिए बढ़ती और घटती है, ठीक है। और हाइट बढ़ने और घटने के लिए हमारा हार्मोनल लेवल भी काम करता है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, तुमने पढ़ा था, जिन्होंने पढ़ा था चैप्टर 7 में, आपको चैप्टर ही नहीं आना तो पढ़ना ही क्या है। अब पूछ मुकुल, जल्दी पूछ। सर भाई हाँ बोल। सर जो आपने बोला था कि मतलब जो बिल्कुल अलग जीन होता है, अगर उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता, इसकी वजह से बेबी मर जाता है, ज़ायगोट जो है वो मर जाता है। पर सर अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो उसमें सर क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं? पहली बात तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, और अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका अंदर माइनर चेंजेस है, और माइनर चेंजेस है तभी तो तू है कि नहीं। पेरेंट अपने फादर के या मदर की तरह बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दिखाई देता, तो ठीक है, क्या हुआ होगा कि माइनर ही चेंजेस आए होंगे, ठीक है। इस वजह से तू क्या नाम है, तेरी डेथ नहीं हुई जाइगोट सेल में, जाइगोट लेवल पर डेथ नहीं हुई और बॉर्न हुआ, आया समझ में क्या बोला। दूसरी चीज समझ, अगर ज्यादा चेंजेस आ जाते तो भाई साहब वो आगे के चांसेस ही नहीं होते, कभी पॉसिबल ही नहीं होता, और तू बोल रहा है कि अगर हो जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, तू अपने पेरेंट से बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड दिखाई देता होगा, या फिर बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाए तो कल अलग ही ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, हो सकता है, पॉसिबल है। आया समझ में क्या बोला। चलो अब स्टार्ट करते हैं दोबारा, एनसीईआरटी देख ले, दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, हम कहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है, बाकी तुम्हें समझ में ही आ जाएगा, ठीक है। सुनना, ठीक है, सुनना, दो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये पूरा पॉइंट, ये पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है मैंने सर, ये आपको होमवर्क है ये तुम्हारा, हो जाएगा नीचे, ठीक है। देखो ये रहा अगला पैराग्राफ सुनना जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। These two cells are of course similar but they likely to be absolutely identical। कह रहा है एक बॉडी, पेरेंट बॉडी से जो दो सेल बनते हैं वो सिमिलर होते हैं क्या, लेकिन वो आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। एक बात दिमाग में बिठाना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि वो सिमिलर हो सकते हैं सेल, मतलब ये कि तुम्हारा अगर बॉडी के जो सेल्स है वो बिल्कुल आइडेंटिकल, सिमिलर और आइडेंटिकल में अंतर क्या है पहले ये भी समझ लो, चलो ठीक है। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपीज, मतलब ये कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो फॉर एग्जांपल ये वैसे दोनों डस्टर अलग अलग है, लेकिन दोनों डस्टर है जो सिमिलर है, मान लो ऑलमोस्ट दिख रहे हैं, लेकिन एक ही चीज है क्या, बिल्कुल एक जैसे है क्या, ये नहीं है। तो नया मैंने क्या बोला, बिल्कुल आइडेंटिकल होने वाले। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक सैमसंग का मोबाइल खरीदा, ठीक है, एक दूसरा मोबाइल खरीदा सैमसंग की ही कंपनी का जिसका डिजाइन बिल्कुल वैसा है, ठीक है, तो सिमिलर हो सकता है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास सैमसंग का कोई सा भी एक मॉडल है, वही मॉडल दूसरा भी, तो वो आइडेंटिकल है। तो सिमिलर का मतलब होता है सेम सेम, एक जैसे दिखने वाले, समझा है। लेकिन आइडेंटिकल का मतलब होता है वो हर तरीके से सेम है, समझा है मैंने क्या बोला। तो वो यही कह रहा है, कह रहा है एक सेल ने क्या करा, एक सेल ने अपनी कॉपी बनाई, एक सेल से दो सेल बनते हैं, ये तुम्हें पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। जो एक सेल से जो कॉपी बनी है वो सिमिलर हो सकती है, क्या वो आइडेंटिकल भी होगी,
तो ये कब होता है, ये होता है अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। हम अभी बात कर रहे हैं ह्यूमंस के ऊपर, मैंने सारे एग्जांपल ह्यूमंस के ऊपर दिए हैं, तो उसके अंदर सेल्स सिमिलर जरूर हो सकते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं हो सकते। अब तो बोलोगे इन बातों का मतलब क्या है, तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं 2 सेल निकालूं, मान लो तुम्हारे बॉडी फादर की बॉडी से एक सेल निकालूं और तुम्हारी बॉडी से एक सेल निकालो और उसको मैं हर एक लेवल पे चेक करूं, डीएनए आरएनए वगैरह सब चेक करूं, आरएनए से आया आरएनए बताना है, ठीक है, इन सब चीजों को चेक कर रहा हूं, तो वो सिमिलर हो सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकते, वो आइडेंटिकल नहीं हो सकते। समझना है सिमिलर का मतलब क्या होगा कि कई सारी चीजें दोनों सेल्स की मैच कर रही होगी, ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्ट कॉपी हो कि उनका एक एक सीक्वेंस भी मैच कर रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। आया समझ में निकला, तो सिमिलर आइडेंटिकल तो मैं समझ में आ गया होगा, समझ में आया। आगे सुनना भैया, जुड़वा कैसे होते हैं, ठीक है, ट्विंस कैसे होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन, हाँ ये भी सही है भैया, बहुत पेरेंट्स, हाँ ठीक है, जुड़वा कैसे होते हैं इसका अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक काम करेंगे जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तब तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी समझाया नहीं जा सकता वो, और दूसरा बड़ा है वो टॉपिक है, मतलब क्या नाम है, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझ जाओगे ना तो इसको समझाने में 2 मिनट लगेंगे, ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को। अगर मैं कभी भी बोलता हूँ ना कि इसको हम आगे पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन को लिख लिया करो और जान खा जाएगा, अबे आपने बताया नहीं यार भैया, ठीक है, तो इसे छोड़ा मत करो, ठीक है, इसको याद रख लेना कि मेरे को बताना है आगे जाकर। खैर अभी हम चैप्टर पे आते हैं, सुनना, ठीक है, कह रहे तो वो सेल्स क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल होते हैं क्या, चलो चेक करते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन will depend on how the accurately the copying reaction involved occur. No biochemical reaction is absolutely reliable. ये मैंने पहले ही बोल दिया। मैंने क्या बोला, एक सेल से दूसरा सेल बन रहा है तो वो क्या है, कॉपी बन रही है, और कॉपी क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, और अगर केमिकल प्रोसेस है तो वो कभी भी रिलायबल नहीं होता, कभी भी वो 100% नहीं होता, उसके अंदर एरर तो होगी ही होगी और हो भी सकती नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता कि नहीं होगी, होगी ही होगी एरर, और अगर एरर है तो रिलायबल तो नहीं है, और अगर रिलायबल नहीं है तो भाई साहब अगर आपके जरा सी भी एरर आ रही है तो हमने पढ़ लिया ना वो बात कि वो एब्सोल्युटली क्या हुआ, कॉपी मैच नहीं करेगी, आगे समझते हैं। Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variation each time. As a result, the DNA copy generated will be similar but may not be identical to the original. Some of these variation might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus. मैंने पहले बता दिया, कह रहा है कभी कभी जो चेंज आता है ना वो इतना ड्रेस्टिक होता है, इतना ज्यादा होता है कि वो पिछली वाली मशीनरी से काम नहीं कर पाता, उसके साथ कोप अप नहीं कर पाता और उस सेल की डेथ हो जाती है, यही लिखा हुआ है आगे सुनना। सच अ न्यूबॉर्न सेल विल सिंपली डाई, ठीक है, क्या बोल रहा है, कह रहा है सो ड्रेस्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर apparatus इट इनहेरिट्स, ठीक है, तो कह रहा है वो डीएनए कॉपी अपने आप को इनहेरिट करता है, उसके साथ काम नहीं कर पाता, ठीक है, और इससे क्या होता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। Thus the surviving cells are similar to but subtly different from each other. कह रहा है इसीलिए याद रखना जो सर्वाइविंग सेल्स होते हैं ना, मतलब जो सेल जिंदा रह गए उनके अंदर सिर्फ वो एक ही रीजन से जिंदा रहे हैं कि वो अपने पेरेंट बॉडी की तरह दिखाई तो देते हैं लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है, इसलिए वो अलग भी होते हैं, समझ आया। अगर ज्यादा चेंज आ गया तो मशीनरी के साथ काम नहीं कर पाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा चेंज धीरे धीरे क्या करता है, वेरिएशन लेकर आता है, और वेरिएशन आगे जाके किस में लीड करता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। समझ में आया मैंने क्या बोला। अगला जो टॉपिक है ना, द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनो, थक गया लगातार बोल के, ठीक है, मैं जल्दी तो नहीं बोल रहा ना, अगर जल्दी बोल रहा हूँ तो बता देना मुझे, ठीक है, क्योंकि वो ये ना रिवीजन वाली आदत पड़ गई है, फिर जल्दी बोलने लग जाता हूँ, ठीक है भैया एक बार और समझा दो, ठीक है। सुनो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी बॉडी में, चलो हम 2 चीजें और समझते हैं, ठीक है, वो ये था, चल पहले मैं ये बता देता हूँ कि मान लो फॉर एग्जांपल एक डीएनए से एक सेल से दूसरा सेल बना, समझ में आया मैंने क्या बोला, एक सेल से दूसरा सेल बना तो उसके अंदर क्या हुआ, डीएनए कॉपी भी हुआ होगा, ठीक है। अब जब डीएनए कॉपी हुआ तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुआ, इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ी, आगे समझ मैंने क्या बोला, इन्फॉर्मेशन जब आगे बढ़ती है तो वो कैसे काम करती है इस चीज को समझो। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है तो वो एक जैसी सेल बनाएगा, मतलब जैसा जिस सेल से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है वो और जो सेल बनेगा वो दोनों सेम सेम दिखाई देंगे, सही बात है, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता भैया, अगर सेम सेम ही दिखाई देते तो हम अपने पेरेंट्स की तरह, फादर या मदर या फिर दोनों की तरह दिखाई दे रहे होते। आया समझ मैंने क्या बोला, तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे, आया समझ मैंने क्या बोला, ठीक है, तो आगे समझो, ठीक है, तो दिखाई इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हुआ ये कि थोड़ा बहुत चेंज आया। अब क्वेश्चन भी यहीं पर आ जाता है कि भैया थोड़ा बहुत अगर चेंज आया, चलो मान लिया इस वजह से हम अपने पेरेंट्स से अलग दिखाई दे रहे हैं, अगर ज्यादा चेंज आ जाता तो क्या हो जाता, तो क्या दिक्कत थी, हम तो बिल्कुल अलग दिखाई देते, क्या बढ़िया बात रहती, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है अगर ज्यादा चेंज आ जाता। तो होता ये कि वो जो सेल के अंदर मशीनरी है ना, वो जो नई नई चीजें आई है उसके साथ कोप अप नहीं कर पाता,
उसके साथ काम नहीं कर पाता, है ना। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, कंपनी में पुराने एम्प्लॉइज है, ठीक है, उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। मान लो तुम्हारी क्लास ही है, तुम्हारा क्लास का मिड सेम चला, उसमें एक नया बच्चा आ जाए, तुम उसको ट्रीट करते ना, क्या ये कहाँ से आ गया ये, उससे बात नहीं करते स्टार्टिंग के डेज में, तो ऐसे करते हो ना तुम लोग, ठीक है ना। ठीक है, तो होता क्या इसका मतलब, या फिर तुम गए होगे तो तुम आपको ट्रीट ऐसे किया होगा, ठीक है। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वो नया नया आया है, समझ आया मैंने क्या, इसलिए उससे सब क्या करते हैं, उसके साथ काम नहीं करना चाहते, उससे दूर भागते हैं। और अगर सेल में ऐसा होता है तो सेल क्या हो जाता है, सेल की डेथ हो जाती है। आया समझ मैंने क्या बोला, पक्का समझ आ रहा है, इस वजह से चल रहा है काम। अच्छा एक चीज और है, याद रखना, एक सेल से जब दो सेल बनते हैं ना, वैसे मैं इस चीज को आगे बढ़ा दूंगा, एक सेल से जब दो सेल बनते हैं तो उसमें जो डीएनए कॉपी होता है, तो याद रखना एक नया डीएनए होता है और एक पुराना डीएनए होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि एक सेल के अंदर डीएनए है, ठीक है, डिवाइड होने से पहले क्या करता है, वो कॉपीज बना लेता है अपनी, ठीक है, और फिर वो आधी आधी बांट देता है दोनों सेल्स के अंदर। ये काम कैसे चलता है, हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे उससे पहले सारा समझा दिया जाएगा। लेकिन अभी तुम्हें एक चीज सुनाई समझ में आई होगी, एक वर्ड टर्म तुम्हें सुनाई दिया होगा, दैट इज वेरिएशन। ऑलमोस्ट 10 मिनट बचे, मैसेज आने वाला होगा, दिमाग लगाना जरा, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम बच जाएगा टाइम, डीएनए और आरएनए में समझाऊंगा, ठीक है। सुनना, अभी तक तुम्हें दो चीज, एक वर्ड सुनाई दिया, दैट इज वेरिएशन। ये वेरिएशन कौन सी बला है, ये वेरिएशन क्या होता है, लो आई गया 10 मिनट का मैसेज, ठीक है। तो सुनो, वेरिएशन अभिषेक समझ में आ गया होगा, मैंने दोबारा समझा दिया, ठीक है। वेरिएशन का मतलब क्या है, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। अब तुम बोलोगे यार चेंज ही यूज कर लेते, क्या नए नए वर्ड, चलो यूज कर लिया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनना, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, क्या चीज रिलेट की जा सकती है वेरिएशन से, इस चीज को समझो जरा। सुनो, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज आना, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब डीएनए कॉपी हुआ तो उसके अंदर एक चेंज आया, और वो चेंज का ही मतलब क्या है, वेरिएशन। अब तुम बोलोगे कि यार भैया ऐसा क्या है इस वेरिएशन में जो हमको पढ़ना पड़ रहा है, तो सुनो यार, देखो वेरिएशन ना इंपॉर्टेंट होती है, समझ आया। अब तभी तुम में से एक बंदा बोल पड़ा, अरे यार भैया कैसी बातें कर रहे हो, अभी वेरिएशन आ रही थी तो आप बोल रहे थे सेल मर जाएगा, और अब वेरिएशन नहीं आ रही तो आप कह रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो सुनो, वेरिएशन एक लिमिटेड आए तब इंपॉर्टेंट है, अगर ज्यादा आ जाएगी तो भाई साहब दिक्कत कर जाएगी, तो सेल काम ही नहीं करेगा, मर जाएगा। लेकिन वेरिएशन एक लिमिटेड टाइम तक एक फिक्स मैनर में आती रहनी चाहिए। मतलब क्या है इस बात का, मतलब ये कि अगर आपकी बॉडी में वेरिएशन नहीं आ रही है ना, जनरेशन टू जनरेशन अगर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो भाई साहब एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल ही खत्म हो जाओगे। रीजन, क्योंकि आपको पता है हमारे एनवायरनमेंट का नियम कि आपको चेंज करते रहना जरूरी है, अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। चलो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता था, ठीक है, और मेरे दिमाग में चलता था कि यार मैं तो ऑफलाइन ही पढ़ा सकता हूँ, मेरे बस की ऑनलाइन ही है। बस की का मतलब क्या होता है, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बच्चों को समझा नहीं सकता कि मेरा जैसे दिक्कत क्या है, मेरे हैंड मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। अब तुम्हें कैमरे में वो सारा दिखता नहीं है, तो वो मेरे हाथ नीचे नीचे मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये दिक्कत होती है। जो ऑफलाइन मतलब 9th क्लास के जो 10th में आए हो तो उनको तो पता ही है, मैं चलते चलते भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा इसका रीजन क्या है कि होता है ना, लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस का जब हुआ कि भाई साहब स्टार्ट तो करनी पड़ेगी, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं और खुद भी स्टार्ट करना ही है यार, तो फिर क्या हुआ, हमने भी तो चेंज करा। अगर मान लो मैं बोलता नहीं भाई मैं तो ऑफलाइन ही पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे 1 महीना 1 साल 2 महीने जितना मर्जी रुकना पड़े, है ना, तो क्या होता भाई बर्बाद हो जाते। आया समझाने के लिए फिर ना कोई बच्चा आता, ना हम बैठे होते भी कहीं पे रोड साइड पे, तो भी वही नौबत आ रही है, फीस तो आ रही नहीं है मेरे पास, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, वेरिएशन आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जनरेशन टू जनरेशन थोड़ी थोड़े चेंजेस ना बॉडी लाती रहती है। इससे होता क्या है कि इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा है आप उसके बराबरी पे रहो और उसके साथ कोप अप करते रहो। आया समझ मैंने क्या बोला। अब होता ही है कि जो वेरिएशन है ना, ये जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है, जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है, समझ आया। और एक टाइम पीरियड के बाद इतनी ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं कि भाई साहब वो जो ऑर्गेनिज्म जो दिखता था ना, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। आया मतलब समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम जैसे अभी दिखाई देते हैं, क्या अब आज से 2-3 हजार साल पहले हम ऐसे दिखाई देते थे क्या, शायद दिखाई देते होंगे। लेकिन अगर कुछ और साल पीछे चले जाओ, 10-15 हजार साल पीछे चले जाओगे तो कैसे दिखाई देते थे, बिल्कुल भी नहीं। हमारी शायद पूछ हुआ करती थी, ठीक है। ये सब हमारा इवोल्यूशन में टॉपिक में था, वो डिलीट हो गया इस बात से, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, इसको समझना, ठीक है। तो क्या पता होता हो ये सब चीजें चलती थी। ऐसा समझ मैंने क्या बोला। लेकिन अब क्या हुआ, हमने धीरे धीरे वेरिएशन लेकर आए। एक जनरेशन आई तो उसमें माइनर सा वेरिएशन आया, फिर एक और जनरेशन उसमें माइनर सा वेरिएशन आया। वो माइनर माइनर करते समय तो सोचो लाखों साल हो गए हैं। उस माइनर माइनर को लाखों बार कर दूंगा तो कितना सारा बन जाएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम मुझे कुछ पैसे देते हो, मान लो 1000 रुपए देते हो, ठीक है। 1000 पे तुम 1 रुपया दे देते हो, ठीक है। तो मुझे 1 रुपए से क्या ही फर्क पड़ेगा,
लेकिन अगली बार मैंने बोला कि भाई 1,000 रुपये तुमने 1 रुपया और दे दिया, मान लो तुमने मुझे 10 रुपए दिए तो 10 रुपए हो गए, अब वो 1,000 रुपए कई 100 बार दे दिए, कितने सारे पैसे हो जाएंगे। आया समझ मैंने क्या बोला, मतलब समझ आ रहा है कि एक छोटा छोटा चेंज भी कितना बड़ा चेंज लेकर आ रहा है ना। तो इसीलिए आप हर रोज गुल्लक में 1-1 रुपया डाला करो, देखो कितने सारे रुपए हैं। समझ आया, हर रोज 1 रुपया, अगले दिन 2 रुपये, अगले दिन 4 रुपये, अगले दिन 8 रुपये, तो सोचो, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला, सोचो कितनी सारी वेरिएशन आ जाएगी, और लाखों साल हो गए इस बात को। तो होता ही है कि जब वेरिएशन इकट्ठी होती रहती है ना, तो उस चीज को क्या कहते हैं, वो बहुत बड़ा चेंज लेकर आता है। और वो जो बहुत बड़ा चेंज है उसी को पता है क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। और तुमने इवोल्यूशन पढ़ा हुआ है ना, पहले हमारी पूछ हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो यही तो हुआ था, पहले थोड़ा सा चेंज आया, छोटी सी पूछ होगी, और वो थोड़ा चेंज आने में भी ना, याद रखना, हजारों साल लग जाते हैं। ये नहीं है कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन में हो गया, ऐसा नहीं होता, उसमें भी हजारों साल लगे। फिर छोटी सी पूछ छोटी हो गई, मतलब जो पूछ थी वो छोटी सी हो गई, थोड़ी और छोटी हुई, फिर हजारों साल कुछ और बीते, फिर थोड़ी सी और छोटी हो गई, फिर कुछ हजार साल और बीते, फिर थोड़ी और छोटी हो गई, फिर ऐसे हजार हजार करते समय कुछ लाख साल हो गए, तो वो टेल जो है पूरी एंड हो गई, पूरी खत्म हो गई। समझ आया। लेकिन अभी मैंने बताया था ना, हमारे उसके ट्रेसेस हमारी बॉडी पे पीछे हाथ लगाओगे तो आया समझ में मैंने क्या बोला। तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर वेरिएशन लगातार आती रहती है, जो आपको एडवांस बनाती रहती है, ठीक है। और वो एक साथ क्यों नहीं आती है, क्योंकि एक साथ अगर आगे तो सेल, वही बात आ गई कि सेल काम नहीं करेगा और सेल की डेथ हो जाएगी। आया समझ में मैंने क्या बोला। अब वापस आते हैं इसी वेरिएशन पर। तो भैया जो वेरिएशन बार बार आती रहती है, ये जरूरी किस लिए, ताकि हम इन्वायरमेंट के साथ काम करते रहे, ठीक है, और हमारी बॉडी की इंप्रूवमेंट होती रहे, ये भी ठीक है। अब वेरिएशन जब बार बार इकट्ठी होती रहती है ना, जनरेशन टू जनरेशन, तो इवोल्यूशन लेकर आती है। आया समझ में, तुम्हें हिंदी में समझ में आ गई बात। मैं तुम्हें एक डेफिनेशन बताता हूँ जो मैं 12th क्लास को लिटरली बताता हूँ, ठीक है, मतलब नॉर्मली मैं 12th क्लास को बताता हूँ डेफिनेशन। सुनना, मैं तुम्हें सिंपल से डेफिनेशन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। द एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, द एक्यूमुलेशन of variation over the generation, दोबारा सुनो, the accumulation of variations over the generation leads to evolution। मतलब क्या इस बात का, छोटी छोटी चेंजेस, छोटे छोटे वेरिएशंस जनरेशन टू जनरेशन जब एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, तो वो लीड करते हैं इवोल्यूशन में। समझ आई डेफिनेशन, द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ओवर द जनरेशंस लीड्स टू इवोल्यूशन। समझ आया मैंने क्या बोला। तो तुम्हारी बॉडी में जो छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं, वो कई हजार लाख सालों में क्या होते हैं, एक पूरी तरह से चेंज ला देते हैं, जिसको कहते हैं इवोल्यूशन। और जैसा ऑर्गेनिज्म दिखता था वो वैसा नहीं दिखेगा। आया समझ में, आपका समझ आया मैंने क्या बोला, ठीक है। आगे सुनना जरा ध्यान से, ठीक है, खत्म, ये वेरिएशन वाला टॉपिक खत्म। अगली क्लास से हमको एक टॉपिक शुरू करना है, और वही है इंपॉर्टेंट, मतलब वहीं से मेन चैप्टर शुरू है। यहाँ तक क्या था, यहाँ तक बताया गया था कि टॉपिक कैसे काम कैसे करती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। लेकिन अगली क्लास से हमको शुरू करना है असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन हम क्लास कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर होता है, और फिर हम पूरी तरह से स्टार्ट करेंगे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर प्लांट रिप्रोडक्शन, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आया समझ मैंने क्या बोला। अब सुनना जरा ध्यान से, ठीक है, सुनो। जो पहली बार असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अगली क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, उसकी अगली क्लास मतलब एक सेशन 2 सेशन में प्लांट रिप्रोडक्शन खत्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद चलो देख लेंगे हम, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, 2 वर्ड छोड़ रखे थे मैंने इतनी देर से, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। यार प्लीज ये बैकअप लिंक भी हम भेज दूंगा, या फिर मैं इसको चैनल पे ओपन रखूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि चैनल पे जब ये ओपन रहेगा तो इसको प्लीज रिवाइज कर लेना, पूरे 2 दिन होंगे, पूरे 2 दिन में भी अगर रिवाइज नहीं कर सकते तो इसका तुम पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। और एनसीईआरटी के जो 2 पेज है, पहला एक जो पेज है पूरा एक साइड का और एक साइड का, उसको रीड कर लेना बस, इससे ज्यादा होमवर्क मैं कभी देता भी नहीं हूँ। समझ मैंने क्या, और अगर इतना भी होमवर्क नहीं कर सकते तो तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है, ठीक है। अगर अभी फास्ट लगा है तो वीडियो, मतलब जब मैं अपलोड कर दूंगा तो उसको दोबारा देख लेना, स्पीड डाउन करके देख लेना, और क्या कर सकते हैं। आया समझ मैंने क्या बोला। और जब मैं ये बोल रहा हूँ, ये जब बात आएगी तो उसको स्किप कर देना, खत्म बात। आ रहा है मैंने, ये देखने का तरीका होता है, टाइम बचाने का तरीका होता है। चलो वापिस आते हैं, हमारे पास 2 वर्ड थे, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। अब तो बोलोगे कि यार ये भैया क्या है सर, डीएनए और आरएनए भी, अच्छा वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है भैया जी। अपना सराउंडिंग के अनुसार वेरिएशन आता है क्या, बिल्कुल वेरिएशन डिपेंड करता है जनरेशन कॉपी में भी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं वेरिएशन होने के, ठीक है। लेकिन हम वेरिएशन का सिर्फ पॉइंट पढ़ रहे हैं, हम उसके रीजंस नहीं पढ़ रहे हैं सर, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं बताया, उसको डिस्कस नहीं करा। लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेरिएशन का। खैर छोड़ो उसको, हम वैसे पढ़ते थे इसको इवोल्यूशन में भी, लेकिन वो इवोल्यूशन भी डिलीट कर दिया। मैं ले लूंगा कोई क्लास किसी दिन, वैसे चैप्टर 9 है वो सेकंड टर्म, छोड़ो उसको। सुनना, डीएनए और आरएनए, पहले फुल फॉर्म की बात करते हैं। डीएनए के फुल फॉर्म होते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड,
और आरएनए की फुल फॉर्म होती है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तुम्हें पता है कि जो दुनिया में सबसे पहला जो जेनेटिक मटेरियल था ना, जो माना जाता था या फिर था, ठीक है, जो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल आया था वो था आरएनए। आरएनए सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्या हुआ, कई लाखों सालों के अंदर उसके अंदर वेरिएशन आई, क्योंकि वो अनस्टेबल था। हमारी बॉडी को चाहिए था कि स्टेबल, ठीक है, हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए होती है ना, तो इसीलिए उसके अंदर क्या हुआ, चेंजेस हुए और कई हजारों लाखों सालों में वो आरएनए के अंदर चेंज हो कर वो क्या बन गया, डीएनए बन गया। समझ में मैंने क्या बोला, तुम्हारी बॉडी के अंदर डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। तुम बोलोगे कि यार भैया डीएनए और आरएनए में ऐसा क्या चेंज हुआ या फिर क्या अंतर है कि वो डीएनए अलग है और आरएनए अलग है। तो याद रखना, हमारी बॉडी के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जाता है वो डीएनए है। कई सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर आरएनए भी करता है ये काम। समझाया मैंने क्या बोला, आगे सुनना जरा ध्यान से। दूसरी बात, ऐसा क्या अंतर है इन दोनों के अंदर, 1 मिनट से कम बचा है, ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या अंतर है। तो डीएनए के अंदर देखो, डेफिनेशन से पता लग रहा है, डीऑक्सी, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी, और राइबो के आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड, बाकी का पीछे का सेम है। तो डीएनए में एक ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो स्टेबल हो जाता है, ऑक्सीजन कम है और उसको स्टेबिलिटी मिल गई, इस वजह से डीएनए के जेनेटिक मटेरियल हमारा स्टेबल प्रोडक्ट है। समझाया मैंने क्या, बस यही अंतर है दोनों के अंदर। समझाया मैंने क्या बोला, हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए, खत्म। भैया 10 रुपए पेटीएम, अबे वो तेरे भैया के हैं, मेरे नहीं है वो, ठीक है। चलो मिलते हैं, ठीक है, प्लीज अगली क्लास मिस मत करना। और आज का सेशन खत्म हो गया और उसका बैकअप ले लेना यूट्यूब, मतलब चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, गुड लक, भगवान तुम्हारा भला करे।